Hello, everyone. Welcome back to Churcha. Now, we are back with a very interesting topic again. हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चर्चा में। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में जो है कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर हमें एक अच्छा और मैच्योर एजुकेशन सिस्टम चाहिए। जी। और स्पेशली बात करें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो इसमें डेफ़िनेटली एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी और इसमें कई सुधार थे जो कि काफ़ी टाइम से नहीं नहीं किया गया था। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो हमारे देश में 3 अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। तो पहली जो हुई थी मैं बता दूँ आपको 1967 में हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 1986 में और जो अभी रिसेंटली की गई यानी कि 2020 में और 2023 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। जी। तो ये 2020 की जो पॉलिसी है, हाउ विल इट चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम? अगर बात करें हम, क्या इसमें कोर्सेज में बदलाव होगा? क्या इसमें पढ़ाने के तरीके में बदलाव होगा? क्या इसमें एट द लेवल ऑफ इंटरेक्शन क्या डिजिटल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको इसका थोड़ा-सा एक जो संक्षिप्त में बताता हूँ कि इसमें है क्या और कैसे इसमें चीज़ें आएँगी। तो सर्वप्रथम जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे उस टाइम पे थे हमारे रमेश पोखरियाल जी निशंक। तो उन्होंने इसरो प्रमुख जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उनको ये काम सौंपा गया कि आप ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसको बनाएं। उस कमेटी के ऊपर ये दायित्व दिया गया था और उन्होंने सफलतापूर्वक 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएचआरडी को ये सौंपा था। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें थी तो जो इसका मोटो है इस पॉलिसी का यानी कि आप उद्देश्य है वो है एजुकेट, इनकरेज एंड इनलाइटन। और इसमें जो मुख्य है इसमें रिसर्च को और इनोवेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। और जैसा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी उन्होंने इनोवेशन के लिए यानी कि रिसर्च फाउंडेशन के लिए जो बजट था तो उसमें 50,000 करोड़ की राशि घोषित की है और साथ ही जो एकलव्य स्कूल्स हैं उनके लिए भी 40 करोड़ की राशि घोषित की है। और अगर इसके बात करें तो ये एक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको विश्व स्तरीय लाने लाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है और इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जो कि पॉजिटिव वे में किए गए हैं। और इससे बिल्कुल एक बहुत अच्छा हमारी जो यूथ है या जो हमारे बच्चे अब स्कूल जाएंगे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उनको इससे काफ़ी कुछ अलग अनुभव होगा और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही दिशा में जाएगा। बेशक। और जैसा कि आपने बताया कि निर्मला सीतारमन ने रिसर्च फंड के लिए 50,000 करोड़ का जो फंड पास करा था, रिसर्च फाउंडेशन के लिए, सॉरी, 50,000 करोड़ का फंड पास करा था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम ना केवल theoretical एजुकेशन, like our institutes are one of the top institutes in the world, बट हम बिरले ही कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी या कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन हम इंडिया में देखते हैं। लाइक हमें अरसा हो गया है नोबेल पुरस्कार जीते हुए साइंसेस के क्षेत्र में, जनरल साइंसेस के क्षेत्र में। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इंडिया रिसर्च को बढ़ावा दे, एक इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा दे। और लेकिन किस तरह से बचपन से ही एक रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन शुरू की जा सकती है? क्या इसके बारे में कोई इंसाइट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें ऐसा थोड़ा-सा जो कमी है उस सिस्टम की उसमें यही है कि आपको एक ट्रेडिशनल शिक्षा दी जाती है कि जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है तो वही शिक्षा आपको दी जाती है और उसमें थोड़ा-सा जो इनोवेशन है या फिर
व्यावहारिक जीवन की बातें होती है, वो थोड़ा-सा उसमें कम दिखाई देती थी आज तक जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा। और जो हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे तो उनको एक ही तरह का पाठ्यक्रम देखने को मिलता था, जिसमें कि आप जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट है उनको ले सकते हैं, या आपको फिर एक सर्टेन टाइम के बाद अपने स्ट्रीम चुनने होते कि आप कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे। तो ऐसा कुछ ज़्यादा जो चॉइसेस थी नहीं कि बच्चा कुछ सोच सके, या उसको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएँ कि वो जब अपने मिडिल क्लासेस में है, यानी कि 5वीं से 10वीं के बीच में, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उसके सामने दिए जाएँ जो उसके रियल लाइफ से रिलेट हों, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ऐसा कुछ था नहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर बात करें इस पॉलिसी की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, तो उसमें इसी चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि कैसे इनोवेशन को बढ़ाया जाए, और कैसे जो शिक्षा है उसको एक व्यावहारिक, या आप कहें व्यावसायिक स्तर पे ले ले लिया जाए। क्योंकि हमारे देश में अभी अभी जो माइंड सेट है वो यही है कि पढ़ना है और एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, और बेसिकली पढ़ने का मतलब होता है रटना। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के बीच में कि रटो, और चीज़ों को रटो, और फिर आप अपनी परीक्षा को क्लियर करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, और फिर आगे आप अपना करियर बनाइए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सोचने में यही अंतर है कि हम ये नहीं सोचते हैं, समझने की बातें नहीं करते हैं। और जो आपने कहा कि रिसर्च में एक अरसा हो चुका है, तो बहुत टाइम से हमने ऐसे इंडिया में कोई ऐसी बड़ी रिसर्च देखी नहीं है कि जो की गई हो। हम कहें तो एक जीरो का आविष्कार था, या फिर रमन प्रभाव सीपी रमन जी के द्वारा जो किया गया था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन धीरे-धीरे हम लोग एक सरकारी नौकरी ओरिएंटेड हो गए, अगर कहें तो। और जो इस शिक्षा पॉलिसी की मुख्य बातें हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा रखा गया, जैसे आप अगर एक बदलाव की बात करें, तो जो आज तक हमारी ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ होते थे, यानी कि बैचलर जो कोर्सेज़ थे, उसमें आप बीए, बीएससी या बीकॉम ऐसा कुछ करते, तो आप 3 साल करिए, 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी। तो अब उसमें कुछ बदलाव किए गए कि आपके पास चॉइस रहेगी, आप 3 साल का कर सकते हैं या 4 साल का कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर आप पहले साल में हो और पहला साल कंप्लीट करते हो, और किसी कारणवश आप सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं कर पाते हो, तो आपको 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपके आगे भविष्य में काम आता है। वहीं अगर आप 2 साल कंटिन्यू करते हो, तो 2 साल बाद आपको एडवांस डिप्लोमा मिल सकता है, सेम कोर्स का। और अगर आप 3 साल करते हो उसी कोर्स को, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप चौथा साल जो आपने चुना है आप करते हो, तो आपको एक बैचलर डिग्री प्लस प्लस रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद बच्चों को होने वाला है। तो इस प्रकार से काफ़ी इसमें बदलाव है इस पॉलिसी में, और उम्मीद यही है कि ये एक बेहतरी की तरफ ले जाएगा भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है। बट जो आज का यूथ समझता है कि हमारा जो सिलेबस है इन कॉलेजेस, और स्पेशली इन कॉलेजेस जहाँ पर कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं आपके, ये काफ़ी आउटडेटेड सिलेबस हो चुका है। और ये आउटडेटेड सिलेबस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका है धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड ऑलमोस्ट, एंड the basics of digitization, even the computer science syllabus is not up to date in our universities. तो क्या इसमें सिलेबस को चेंज करने को लेकर के कोई योजना है जो सही नई शिक्षा नीति है, या फिर वही सिलेबस रखा जाएगा छोटे मोटे बदलावों के साथ? अ, जी देखिए, जैसा कि जो 1986 का जो अमेंडमेंट था जो पॉलिसी में, उसी में जो सिलेबस था, तो अभी तक वही चलता आ रहा था। उसमें थोड़ा-सा ऊपर नीचे कभी कुछ बदलाव किया जाता, तो उसी उसी के अनुसार हमारी जो कॉलेज का पैटर्न था, या स्कूलों का जो पैटर्न था सब्जेक्ट का, वही चलता आ रहा था। लेकिन जैसा कि अब काफ़ी सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिग्री को लेकर बदलाव किए गए हैं। फिर साथ ही अगर 8वीं के बाद हर बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आजकल जो हमारे टीचर हैं उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है कि सारे टीचर्स कोडिंग सीखेंगे, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। और साथ ही जो बच्चों के सामने विकल्प रहेगा कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा, या जो आपकी मातृभाषा है, आप उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं, या उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें एक जो बड़ा बदलाव किया गया कि जो बीएड की डिग्री है, वो अब 2030 तक जो भी लोग बीएड करेंगे, तो उनको 4 साल की न्यूनतम डिग्री अनिवार्य है। यानी कि आपको बीएड 4 साल का करना पड़ेगा।
और संभवतः ये आप 12वीं के बाद बीएड कर पाएंगे। जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है, आज तक क्या था कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे, लेकिन जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें आप 12th के बाद 4 साल का बीएड कर सकते हैं। और फिर बाकी जो आपका सवाल था कि जो हमारे सिलेबस है या पैटर्न्स है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो काफ़ी चेंजेस उसमें देखने को मिला है। जैसे एक मुख्य चेंज मैंने कहा आपको कि आज तक जो था कि आप या तो कॉमर्स चुनें, या तो साइंस चुनें, या तो आर्ट्स चुनें। लेकिन अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये है कि आप अपने कोई भी मनपसंद विषय चुन सकते हैं। जैसे आप साइंस के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चुन लें, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट चुन चुन लें, तो आप अपने हिसाब से अपना एक सब्जेक्ट का जो बंच है उसको तैयार कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत सही दिशा में जाने वाला एक कदम दिखाई देता है। क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी बच्चे को फिजिक्स भी पसंद है तो साथ में संस्कृत भी पसंद है, और साथ में उसको थोड़ा सा वाणिज्य का भी ज्ञान चाहिए, यानी कि कॉमर्स की तरफ भी उसका रुझान है। तो अब ये चीज़ें संभव हो पाएंगी कि आप इन सब को एक साथ लेकर अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो हम बात करते हैं ई लर्निंग की। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि जो आज का मार्केट है वो स्किल बेस्ड मार्केट है। आपकी डिग्रीज कोई नहीं पूछता है, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये कोई नहीं पूछता है। यस, इट इज़ नेसेसरी इन सम प्लेसेस। आपको मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी देनी हो, कोई सरकारी एग्ज़ाम देना हो, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर की भी कोई ऐसी जॉब हो कि जिसमें रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजॉरिटी ऑफ मार्केट इज़ स्किल बेस्ड। तो क्यों हम इतने पैसे खर्च करके और दिन रात असाइनमेंट्स बना करके एक डिग्री कोर्स करें, एक बैचलर डिग्री लें, और उसके बाद हम जॉब ढूंढने निकलें? और क्यों ना हम यूट्यूब पर, जिस पर कि अनगिनत रिसोर्सेज हैं एजुकेशन के, और अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब देयर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर कि आपको कई सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं फॉर योर प्रिपरेशन और फॉर योर अपस्किलमेंट। तो क्यों ना इन प्लेटफॉर्म्स पे हम खुद को अपस्किल करके खुद को मार्केट रेडी बनाएं, रादर देन हैविंग अ डिग्री। देखिए, जो ये ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आया, या आप कहें कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लर्निंग शुरुआत हुई है, तो ये आपको जो कोविड आया था मार्च 2020 में, तब से उसके बाद से धीरे धीरे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। हालांकि पहले से थे, लेकिन मेजॉरिटी तभी से ऑनलाइन की तरफ गई, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए तो सारे बच्चों को ये कंपलसरी था कि आप ऑनलाइन पढ़ें। तो इसमें जो आपका सवाल है कि ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल है और अच्छे टीचर्स भी हैं, बिल्कुल। कुछ टीचर्स अगर आप जिक्र करें तो वहाँ पे खान सर जैसे टीचर हैं, और विकास दिव्यकृति जैसे टीचर हैं, या फिर अवध ओझा जैसे हैं। फिजिक्स वाला जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो हैं। साइंस विद फन है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे टीचर्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम क्यों स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं, क्यों लाखों की डिग्री लें, तो देखिए यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने टीचर्स के सामने बैठें, वो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, एक रूटीन सिखाएं, आपका डिसिप्लिन सुधारें, और साथ ही आपको बताएं कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि किताबी ज्ञान एक बात होता है, और जो आप अपने सराउंडिंग, जो आपके दोस्त हैं या क्लासमेट हैं, उनके साथ बैठते हैं, कई चीज़ें डिस्कशन होती है, तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। और उसमें जो बच्चे का या स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी हाँ, बिल्कुल, आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उन पे बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हम उसको एक एडिशनल या लग्जरी के रूप में देख सकते हैं कि आप स्कूल जाएं या कॉलेजेस जाएं, और फिर उसके बाद अगर आप अपना जो टॉपिक है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और गहराई से उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन। तो इस चीज़ को इस तरह से देखा जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, या मेरा एक जो डिस्कशन करना चाहूँगा कि एक इस पॉलिसी में नया रूल आया है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, संभवतः 10वीं क्लास तक, 1 से 10वीं तक, उनके स्कूल बैग को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है। कई बार हम
कुछ जोक्स देखते हैं या मेम्स देखते हैं कि बच्चों का वेट कम होता है, उनका स्कूल बैग्स का वेट ज़्यादा होता है। तो इस नए जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि बच्चे के वज़न से 10% ही उसका स्कूल बैग का वज़न होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और सच में ये कोई इश्यू था भी, या इसका इतना प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसकी ज़रूरत थी? या फिर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको क्या लगता है जो ये नई पॉलिसी है, इससे क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, अच्छा है, बुरा है, क्या है? मेरे ख्याल से बैग का वजन लिमिट करना, वी कैन नॉट लिमिट दैट इन एनी पॉलिसी, क्योंकि एक बच्चा जब अपने साथ बैग लाता है तो वो अपनी बिलोंगिंग्स ला रहा है, लाइक कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता है। आई थिंक इन करेंट टाइम ऑल्सो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि वो बैग में ये निश्चित सामग्री लेकर ही आए। तो वो स्वयं निर्धारण करता है कि वो अपने बैग में क्या लाना चाहता है, और उसका वज़न वेरी करेगा। हो सकता है कोई अपने बैग में टिफ़िन, पानी की बोतल और साथ में कुछ और खेलने का सामान ले आए, और हो सकता है उसके बैग का वज़न थोड़ा ज़्यादा हो। सा उसी के साथ में कोई दूसरा लड़का हो सकता है जो कि एक पतली सी किताब और पेन लेकर स्कूल आ जाता है। तो स्कूल बैग का वज़न बच्चे के प्रेफ़रेंस के हिसाब से वेरी करेगा। हाँ, अगर बात करें कि जैसे कि पहले हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको स्कूल बैग के साथ में किताबें, हर सब्जेक्ट की किताबें, और साथ साथ में एक एक कॉपी भी मंगाया करते थे। इवन इन आवर टाइम्स हमें ले जाना अनिवार्य होता था, बट आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ओपन हो चुका है और हर कोई समझता है कि क्लास इज़ फॉर इंटरेक्शन। आप अपनी किताब घर छोड़ के आ सकते हैं, किताब आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। इवन किताब, इनफैक्ट किताब होती ही इसलिए है कि आप उसे अकेले में पढ़ सकें, बट व्हेन यू आर इन अ क्लास यू शुड इंटरेक्ट विद योर मेंटर और योर टीचर। और इसी इंटरेक्शन के लिए आपको वन ऑन वन क्लास होती है, जैसे कि आपने कहा कि एक इंटरेक्शन हो और एक डिसिप्लिन बने, इसके लिए उनको एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी ज़रूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट आई डोंट थिंक कि स्कूल बैग का वज़न अब आज की करंट परिस्थिति में कोई बहुत बड़ा इशू है। अब हालात बदल चुके हैं और काफ़ी खुलापन आया है इस। जी, बिल्कुल। ये एक सटीक पॉइंट है, और इसमें कुछ चीज़ें अगर बोलूँ तो शायद इस पॉलिसी में एक नया रूल ये भी है कि जो स्कूल है, वहाँ पे वेइंग मशीन का होना ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चे का बैग का वज़न किया जाए, और उसका जो बैग का वज़न है उसके टोटल वज़न से 10-12% के आसपास होना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि इतना सीरियस मामला नहीं है, क्योंकि आजकल अगर हम बात करते, जो पहली से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं। तो ये तो एक एडिशनल है इसमें। लेकिन अगर अगर कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करें, तो जो पहले हमारा एजुकेशन प्रणाली थी 10+2 थी, यानी कि 10th प्लस सेकेंडरी, 2 साल का सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो था। लेकिन अब इसका जो मॉडल रखा गया है वो 5+3+3+4 रखा गया है। यानी कि पहले जो फाउंडेशनल है, फिर ये प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है, और फिर सेकेंडरी है। तो इस हिसाब से चीज़ों को रखा गया है। और अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है, जो कि हमारे कोचिंग संस्थान है, और काफ़ी हवा बना हुआ है कि आजकल आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे वो एक यूपीएससी की तैयारी है या ग्रुप सी की तैयारी है, किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी है, तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। आपको बड़े शहरों में देहरादून, दिल्ली, वाराणसी, ऐसे शहरों में, जयपुर, ऐसे शहरों में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, जो कि सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो उच्च स्तर पे कोचिंग करवाते हैं, तो उनकी फ़ीस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पड़ती है। उसके बाद एक श्योरिटी नहीं रहती कि आप क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम या नहीं कर पाओगे। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, चाहे वो एआई ट्रिपल ई का जो भी एग्ज़ाम है, सारे आजकल बच्चे पहले कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सच में कोचिंग कंपल्सरी है, या एक ये इसको एक ज़रिया बनाया गया है जिससे कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, या फिर वास्तव में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कोचिंग करना आज के टाइम में?
देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आप खुद से डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा है, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप नियमित रहना जानते हैं एंड यू आर अ हसलर, तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग बिल्कुल भी आपके लिए अनिवार्य नहीं है। इनफैक्ट many of the top students to crack IITs, to crack IIMs, to crack IAS exams, or any UPSC civil services exam, वो कभी कोचिंग गए नहीं और फिर भी वो भीड़ से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि इसकी एक बहुत बड़ी जो जड़ है समस्या की, वो है कि बचपन से हम किस प्रकार का परिवेश बना रहे हैं। आज का यूथ, दे आर गेटिंग वेरी सॉफ्ट। हम बात कर रहे हैं कि उनके बैग का वजन ज़्यादा ना हो जाए। एक टाइम था जब यूथ कंधे पे हल लेकर जाया करता था, और अभी हम बात कर रहे हैं कि एक 15 साल का बच्चा है और उसके कंधे में बैग भारी ना हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, बैग थोड़ा भारी हो गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म हिम। तो ये चीज़ें हैं। और स्पोर्ट्स को जिस प्रकार से हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, हम एकेडमिक्स पे दिन रात एकेडमिक्स पे जोर दे रहे हैं। वी वांट टू क्रैक आईआईटी, एनआईटी, वी वांट टू क्रैक एग्ज़ाम्स, वी वांट टू स्कोर गुड, बट हम अपने मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से कोचिंग में पढ़ने वाले 50% ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं खेले जो कि आपको जीने का तरीका सिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ एक स्पोर्ट, कोई भी एक रैंडम आप स्पोर्ट उठा लें, लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल। योर माइंड इज़ ऑल्सो एक्टिव, नॉट ओनली योर बॉडी। यू आर एक्टिवली मेकिंग स्ट्रेटजी। और जब आपकी टीम पे एक गोल होता है, योर माइंड सेट गेट डिप्रेस्ड, बट यू ओवरकम इट एंड यू ट्राई टू अचीव गोल ऑन द अदर पोस्ट एंड यू ट्राई टू लेवल द गेम। तो यही चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपका माइंडसेट बनता है। तो बचपन से एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बन रहा है, जिस वजह से कि लास्ट में वो व्यक्ति सोचता है कि नाउ आई हैव टू डू कोचिंग, मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मुझे कोचिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है कोचिंग, दोज उन्हें जिन्हें लगता है कि मैं खुद से कलेक्टेड नहीं हूँ, आई कैन नॉट गैदर रिसोर्सेज एंड कलेक्ट देम, मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। तो कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकता है, बट कोई भी कोचिंग आपको एक गारंटी नहीं देगी कि आप कंपटीशन में टॉप करेंगे या फिर कंपटीशन को उत्तीर्ण भी करेंगे, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं देती है। बिल्कुल। बहुत सही आपने जो बताया हमें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको एक जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में एक डिटेल में चीज़ें समझ में आई हों, और क्या सही है क्या गलत है इस बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताने की कोशिश करी। तो इसी के साथ सभी श्रोताओं से हम अब विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और आशा करते हैं कि इससे आपको एक बहुमूल्य जानकारियाँ मिली होंगी। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।